नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत पर बात करने जा रहे हैं, सरोजिनी नायडू, जिन्हें हम सब भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। जी हाँ, और साथ ही उनकी एक बेहद खूबसूरत कविता चूड़ी बेचने वाली। बिल्कुल, हमारे पास एक दस्तावेज है, चूड़ी बेचने वाली सरोजिनी नायडू, जिसके कुछ हिस्सों पर हम आज गौर करेंगे। मकसद यही है कि हम सरोजिनी नायडू के कई पहलुओं को समझें। वो सिर्फ कवियत्री नहीं थी। हाँ, वो स्वतंत्रता सेनानी भी थी, एक नेता भी थी। और साथ ही उनकी इस खास कविता की जो सांस्कृतिक अहमियत है, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सरोजिनी नायडू जन्म हैदराबाद में हुआ और तालीम वो उन्होंने इंग्लैंड में हासिल की। हाँ, लेकिन कमाल की बात यह है, जैसा आपने कहा, उनकी जो कविताएं हैं, द गोल्डन थ्रेशोल्ड हो या द बर्ड ऑफ टाइम, उनमें हमेशा भारतीयता झलकती है। बिल्कुल, भारत के रंग, यहाँ की कहानियां, यहाँ के विषय, ऐसा लगता है जैसे उनकी आत्मा यहीं बसी थी। सही कहा। पश्चिमी शिक्षा के बाद भी, या शायद उसी वजह से, वो भारतीयता से और गहराई से जुड़ गईं। और वो बचपन से ही बहुत प्रतिभावान थी। जी, और बाद में, जैसा हम जानते हैं, महात्मा गांधी से मिले, उनसे प्रेरित हुई और फिर पूरी तरह से आजादी की लड़ाई में शामिल हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, उनका जो योगदान था वो सिर्फ कविता या शायरी तक ही नहीं रुका। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। सोचिए, 1925 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी और वो पहली भारतीय महिला थी इस पद पर। उस जमाने में ये कितनी बड़ी उपलब्धि रही होगी। बिल्कुल। और फिर आजादी के बाद उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े सूबे की पहली महिला राज्यपाल भी बनी। वाह, तो साहित्य और राजनीति दोनों में उनका दखल था। जी हाँ, और वो राष्ट्रवाद और खास तौर पर महिलाओं के अधिकारों की बहुत मुखर समर्थक थीं। उनका लिखना, उनकी कविताएं और उनकी राजनीतिक सक्रियता, ये दोनों चीजें एक दूसरे से एकदम जुड़ी हुई थी। अच्छा, तो अब आते हैं उनके इस मशहूर कविता पर, चूड़ी बेचने वाली। ये उनके संग्रह द बर्ड ऑफ टाइम में शामिल थी, जो 1912 में प्रकाशित हुआ। हाँ, और माना जाता है कि ये शायद 1900 के दशक की शुरुआत में लिखी गई होगी, वो दौर जब भारतीय राष्ट्रवाद अपने उफान पर था। और नायडू खुद भी उस वक्त आंदोलन में सक्रिय हो रही थी। बिल्कुल। तो कविता ऊपरी तौर पर देखें तो चूड़ी बेचने वालों का जो पारंपरिक काम है, उसे एक सम्मान देती है। हमारे बाजारों में, मंदिरों के पास ये आम नजारा होता है। हाँ, चूड़ियां तो भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। सही कहा। लेकिन अगर हम इसे थोड़ी गहराई से देखें तो ये कविता सिर्फ चूड़ियों के बारे में नहीं है, इसका एक बड़ा सांस्कृतिक संदेश है। अच्छा, वो क्या? ये कविता एक तरह से भारतीय संस्कृति, नारीत्व और एक महिला के जीवन के जो अलग अलग पड़ाव होते हैं, उनका प्रतीक है। जैसे कविता में जिक्र है ना, कुंवारी कन्याओं के लिए अलग चूड़ियां, चांदी और नीले रंग की, पहाड़ों की धुंध जैसी। हाँ। फिर दुल्हन के लिए अलग, शादी की आग के रंग जैसी, लाल और सुनहरी। और फिर जो थोड़ी उम्रदराज परिपक्व महिलाएं हैं, उनके लिए बैंगनी और सुनहरी चित्तीदार चूड़ियों का जिक्र है, जो उनके अनुभव और जिम्मेदारियों को दर्शाता है। तो ये रंग, ये चूड़ियां जीवन के अलग अलग दौर की भावनाओं, तजुर्बों, उम्मीदों का प्रतीक बन जाती हैं। ये तो बहुत खूबसूरत नजरिया है। हाँ, और नायडू अपनी जो उनकी खास काव्यात्मक भाषा है और कल्पना है, उसके जरिए भारत की परंपराओं और जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनकी कद्र करना सिखाती हैं। और इसमें क्या कोई और भी परत है, जैसे आपने राष्ट्रवाद का जिक्र किया था? हाँ, बिल्कुल। इसमें एक छुपा हुआ, या कह सकते हैं एक सूक्ष्म राष्ट्रवादी पहलू भी है। वो कैसे? देखिए, वो दौर था जब ब्रिटिश आर्थिक नीतियां भारत के अपने जो घरेलू उद्योग थे, जो कारीगरी थी, उसे नुकसान पहुंचा रही थी। हाँ, मैनचेस्टर का कपड़ा और बाकी चीजें। बिल्कुल। तो ऐसे में ये कविता, जो भारतीय चूड़ी बेचने वालों और उनके हुनर की बात करती है, एक तरह से स्वदेशी शिल्प कौशल की तारीफ है। अच्छा, तो ये ब्रिटिश आर्थिक दबदबे के सामने अपनी चीजों को महत्व देने जैसा हुआ? जी हाँ, कला के माध्यम से एक प्रतिरोध, एक सांस्कृतिक गौरव का इजहार। बहुत ही सौम्य लेकिन असरदार तरीका। वाह, कमाल है कि कैसे चूड़ियों जैसी रोजमर्रा की चीज में भी उन्होंने इतना गहरा अर्थ और राष्ट्रीय भावना पिरो दी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि सरोजिनी नायडू सिर्फ भारत कोकिला ही नहीं थीं, जिनकी आवाज मीठी कविताओं में गूंजती थी। हाँ, वो उससे कहीं ज्यादा थी। बल्कि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी और नेता भी थी। और उनकी ये कविता, चूड़ी बेचने वाली, एक तरफ तो भारतीय संस्कृति और नारी जीवन के अलग अलग रंगों का जश्न मनाती है, और दूसरी तरफ
उसमें उस दौर की जो राष्ट्रवादी भावना थी, जो आजादी की ललक थी, उसकी भी एक महीन सी झलक हमें मिलती है। सही कहा। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है ना, कि कला, जैसे ये कविता जो सतह पर कितनी सरल लगती है, वो कैसे सांस्कृतिक गौरव जगाने और राजनीतिक टिप्पणी करने का एक इतना शक्तिशाली माध्यम बन सकती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि जब हम नायडू की अपनी जिंदगी, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका और उस वक्त के माहौल को ध्यान में रखकर इस कविता को पढ़ते हैं, तो इसका अर्थ कितना ज्यादा गहरा और मायनेखेज हो जाता है। बिल्कुल, सिर्फ एक सुंदर कविता नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज का एहसास कराती है। सही कहा। तो ये थी सरोजिनी नायडू और उनकी कविता चूड़ी बेचने वाले पर कुछ बातें।